तो आज हम बात करेंगे सीसेट के बारे में। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, किस पर्टिकुलर ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रीजनिंग से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, मैथ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और आपके अनसिन यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कितने टिपिकल क्वेश्चन थे, कितने एवरेज क्वेश्चन थे। इन सभी मुद्दों पर जो है आज हम बात करने वाले हैं सीसेट के बारे में। तो आइए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट करते हैं। आइए हम सभी मिलकर जो है स्टार्ट करते हैं सीसेट का। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड जो टेस्ट है, जो सीसेट जिसे हम कहते हैं, तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। 2025 यानी कि 2025 का मैंने एक एनालिसिस आपके सामने रखा है। ठीक है, 2025 में अगर आप देखें, यहां पर मैंने लिखा है कैटेगरी, यहां पर लिखा है एवरेज लेवल, यहां लिखा है टिपिकल लेवल और यहां लिखा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर आप 2025 में अगर आप देखें तो कॉम्प्रिहेंशन से आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे यानी कि एवरेज लेवल के, 14 क्वेश्चन टिपिकल लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और टोटल 29 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आपके टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 29 थे। अगर आप मैथ्स का देखें, मैथमेटिक्स का 16 क्वेश्चन आपके एवरेज लेवल के प्रश्न थे, टिपिकल लेवल के 16 क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल मर्ज कर दें तो आपसे मैथ से 32 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगर आप देखें रीजनिंग की बात अगर हम करें, तार्किक शक्ति की बात करें, 11 क्वेश्चन एवरेज लेवल के प्रश्न थे, 3 क्वेश्चन टिपिकल लेवल के प्रश्न थे, इनकी टोटल 14 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछा गया था। और डीएस से अगर बात करें, 2 क्वेश्चन एवरेज लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन टिपिकल लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, इनकी टोटल आपसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मैं सिर्फ एक चार्ट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस ईयर में कितने प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन एक स्टूडेंट को 33% मार्क्स लाने होते थे और 33% जब तक वो स्टूडेंट मार्क्स नहीं लाएगा तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। फिर जीएस का फर्स्ट पेपर का कोई मतलब नहीं है, जब तक वो पास नहीं होगा तो फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी है तो एवरेज लेवल के जितने प्रश्न अगर मैं देखूं तो यहां पे देखिए 15, 16, 11 एंड 12 इनके सबको मैं ऐड करूं तो 31, 32, 42 यानी कि 44 क्वेश्चन जो है हमारे एवरेज लेवल के प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं। ठीक है, 44 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एवरेज लेवल के प्रश्न पूछे गए। अगर मान लीजिए आप नहीं भी कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, एवरेज लेवल के प्रश्न अगर आप कर रहे हैं तो आपको तो सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं ना आपको। तो ये आपका जो डेटा दिया गया है, ये 2025 का मैं डेटा आप सभी को दे रहा हूं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो मैथमेटिक्स से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यानी कि जिनका मैथ स्ट्रांग होगा अगर तो 32 के 32 क्वेश्चन वो सही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का मैथ और रीजनिंग के एवरेज क्वेश्चन भी अगर वो बंदा करता है तो 11 क्वेश्चन यहां पर और 16 क्वेश्चन यानी कि 27 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल भी जाएंगे। तो पूरा प्रयास करिए। आइए इसके आगे हम एक परिचर्चा मैं कर रहा हूं। देखिए, मैं आपके सामने 2013 से लेकर जब से सीसेट की एक कहानी शुरुआत की गई, उस समय का दौर ऐसा था जब सीसेट की शुरुआत 2013 में की गई, 2013 में किया गया। तो उस समय होता यह था कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बंदे थे या जो एसएससी के बच्चे थे, वो क्या करते थे, सीसेट में 200 में 190, 195 मार्क्स लाके और जीएस में कुछ भी आ जाए, दोनों मिला के वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते थे। लेकिन बाद में 15 आते आते उसको क्वालिफाई किया गया और क्वालिफाई करना नेचर भी था कि भाई अब क्वालिफाई किया जाएगा, वैसे नहीं काम चलेगा। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी और हम बात करते हैं। देखिए यहां पर 2013 में देखिए 37 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे गए, मैथ से 12 क्वेश्चन उस साल पूछा गया था और रीजनिंग से 31 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। यानी कि 1 2 3 3 7 0 और 3 1 4 4 1 5 5 3 यानी कि 80 क्वेश्चन। क्लियर है? 80 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं, 2.5 मार्क्स के होते हैं। क्लियर है सबको? ये तो आप सभी जानते भी हैं। 2014 में अगर आप देखें तो 34 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से था, 15 क्वेश्चन मैथ से था और रीजनिंग से 31 क्वेश्चन देखने को मिले। अगर 2015 को अगर आप देखें तो 32 क्वेश्चन सिर्फ और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से,
23 क्वेश्चन मैथ से और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। 2016 में अगर आप देखें तो 27 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, 30 क्वेश्चन मैथ से और रीजनिंग से 23 क्वेश्चन देखने को मिले। 17 की भी स्थिति देखिए, 30 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, मैथ से 26 क्वेश्चन और रीजनिंग से 24 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। 18 में अगर आप देखें तो 26 क्वेश्चन जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, मैथ से 20 क्वेश्चन एंड 34 क्वेश्चन रीजनिंग से आपको देखने को मिले। मैं सिर्फ ये डेटा इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम आपको पता तो चले कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कितने प्रश्न पूछे गए या रीजनिंग से कितने प्रश्न पूछे गए या मैथ से कितने प्रश्न पूछे गए। इस पर्टिकुलर ईयर में देखिए यूपीएससी ने किस प्रकार से जो है क्वेश्चन को जो है मैनेज किया है। कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफ कर देगा, कभी मैथ टफ कर देगा, कभी क्वेश्चन कभी ज्यादा पूछेगा, कभी कम कर देगा। तो सारी चीजों को हमको याद रखना है। अगर हम 19 को देखें तो 30 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, 29 क्वेश्चन मैथ से और 21 क्वेश्चन जो है आपसे रीजनिंग से पूछे गए। 2020 की कहानी देखिए, 25 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 43 क्वेश्चन देखिए एक बहुत बड़ा चेंजिंग आयोग के द्वारा किया गया। 43 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ आपके मैथ से पूछे गए और वनली यहां रीजनिंग कम कर दिया, 12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो है रीजनिंग से किया गया। 21 के इतिहास में देखिए क्या हुआ, 27 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, 35 क्वेश्चन मैथ से और 18 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए। 2022 में देखिए 27 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, 38 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से, 15 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए। 23 में देखिए 27 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, 40 क्वेश्चन यहां देखिए 40 क्वेश्चन 2023 में 40 क्वेश्चन आपसे पूछा गया सिर्फ और सिर्फ किससे, आपसे मैथ से पूछा गया और 13 क्वेश्चन सिर्फ आपके जो है रीजनिंग से पूछा गया। 24 में अगर आप देखें तो 27 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, 30 क्वेश्चन मैथ से एंड 23 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए। 25 में अगर आप देखें तो 29 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, 32 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से एंड 19 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग से पूछे गए हैं। अब 2013 से लेकर 2025 तक की पूरी कहानी हमने एक श्रृंखला के माध्यम से, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको मैंने बताने का प्रयास किया। इसका मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि एक बार आप अवगत हो जाएं, एक बार आप अवेयर हो जाएं कि किस पर्टिकुलर ईयर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, किस पर्टिकुलर ईयर में मैथ से, किस पर्टिकुलर ईयर में रीजनिंग से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में 2020 में देखिए 43 क्वेश्चन तो सिर्फ जो है आपसे सिर्फ और सिर्फ किससे पूछा गया, मैथ से पूछा गया। क्या ये क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं दिखा? या 2020 के बाद आप देखिए 23 में 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ से पूछा गया। क्या एक क्रांतिकारी कदम नहीं है? इससे हमें ये फील होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज से जो है आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 से प्लस ही है सब में, लेकिन मैथ में तो हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। यहां 43 क्वेश्चन बताइए 80 क्वेश्चन में पूछ दे रहा है, 40 क्वेश्चन सिर्फ मैथ से पूछ दे रहा है। इसका मतलब यह है कि मैथ के टॉपिक को हमको ज्यादा वेटेज देना है। अमूमन ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से होते हैं वो सीसेट उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और चुनौती को एक्सेप्ट करना चाहिए, चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और सीसेट क्वालिफाइड तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका एक ही उपाय है, लगातार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन टॉपिक पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और लगातार क्वेश्चन क्या करिए, एक्सरसाइज करिए। क्लियर है सबको? इसलिए इस चुनौती से डरना नहीं है, सिर्फ 33% मार्क्स आपको लाने हैं। तो मैंने मैथ और रीजनिंग दोनों का दे दिया। अगर मान लीजिए कोई अनसीन पैसेज नहीं करता है तो यहां पे देखिए 31 क्वेश्चन रीजनिंग से है और 12 क्वेश्चन यहां से है। यही देखिए दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो 43 क्वेश्चन तो उसका वही बन जाएगा। क्या ये काम वो एक स्टूडेंट नहीं कर सकता है? 43 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो है 43 क्वेश्चन उन दोनों सब्जेक्ट से बन जाएंगे। अगर आप 2025 का ही देखो तो सॉरी 29 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किससे है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से है। अगर मैथ और रीजनिंग को मैं लिख दूं, सिर्फ 2025 की बात मैं करूं, अगर मैथ और रीजनिंग को दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मैथ में कितने क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 19 क्वेश्चन है, 9 2 11, 3 1 4 1 5 51 क्वेश्चन तो सिर्फ 2025 में रीजनिंग और मैथ से पूछा है।
आप सिर्फ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आप तो वैसे ही क्वालिफाई हो जाएंगे। ये स्ट्रेटजी जानना बहुत जरूरी है एक एस्पिरेंट के लिए कि किसको कितना हमको वेटेज देना है। इस चार्ट को बनाने का मेन उद्देश्य मेरा यही था कि हर पर्टिकुलर ईयर पे आप देखिए, कभी मैथ अप हो रहा है, कभी कंप्रिहेंशन अप हो रहा है, कभी मैथ बहुत ही ज्यादा अप हो जा रहा है, इनकी नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जा रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन 25 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। रीजनिंग थोड़ा कम है, इससे हम कह सकते हैं कि मैथ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से है और फिर आपका रीजनिंग से है। तो तीनों चीजों को बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता से इन चीजों को हमको लेकर चलना है। क्लियर है? तो एक फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया। इसके बाद आप देखिए, एक मैंने आपको डीआई के माध्यम से यानी कि सीसेट क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ईयर, ये देखिए 2014 में अगर आप देखें या 16 में देखिए, 18 में, 20 में, 22 में या 24 में, आप देख सकते हैं यहां पर जो पीली रेखा दिख रही है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। ठीक है, तो देखिएगा पीली रेखा दिख रही है आप सभी को, किसका है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। देखिए यहां पर 25 में आता है, तो ये स्थिति हो गई इसकी। जो ब्लू टाइप का दिख रहा है वो मैथमेटिक्स का है, ये दिख रहा है ना, शुरुआत देखिए, एंड देखिए, फिर ऐसे देखिए यहां पर पीक पे आ गया, 2020 पीक पे आ गया, फिर देखेंगे तो यहां पे थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन रीजनिंग का देखेंगे, यानी कि ग्रीन वाला 30 प्लस पे जाया, धीरे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और लगातार वो डिक्लाइन होते जा रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन मैं आप सभी को बताने का एक प्रयास मैं आप सभी के सामने करने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद अगर आप देखें यूपीएससी में जो है जो चेंजिंग आपको देखने को मिला, जैसे 2011 में अगर आप देखें तो शुरुआत में तो ये जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के स्टूडेंट मतलब के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। बच्चा क्या करता था, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था वो दोनों पेपर में अच्छे नंबर ला लेता था, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता था, पास कर लेता था, और पता चला वो मेंस लिख रहा है। एसएससी के बच्चे भी यही सब काम करना चालू कर दिए थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, आंदोलन हुआ, सीसेट आंदोलन हुआ। देखिए 2011 में क्या हुआ, यूपीएससी इंट्रोड्यूस सीसेट एज ए स्कोरिंग पेपर बना दिया गया कि भैया नंबर जुड़ेगा इसका। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए 2 पेपर होते थे, मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो मान लीजिए 2 पेपर होते थे, एक मान लीजिए जीएस फर्स्ट पेपर और एक सीसेट पेपर। ये मान लीजिए 200 मार्क्स के थे, ये भी 200 मार्क्स के। इसमें मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए 100 मार्क्स लाए, लेकिन इसमें मान लीजिए कोई 195 मार्क्स ला दिया, दोनों को ऐड करके 295 मार्क्स हो गए। तो पहले क्या होता था, पहले ऐड करके यह नंबर मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता था, ऐसे होता था, दोनों के नंबर जुड़ जाते थे। अब पता चला किसी ने यहां पर 195 लाया, यहाँ पे 100 ही लाया, मान लीजिए कट ऑफ चला गया, 260 मार्क्स का कट ऑफ चला गया, पता चला ये बंदा हमेशा जो है मेंस लिख रहा है। पता चला ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के बच्चों के लिए तो अवसर ही नहीं रहा, वो कर ही नहीं पाए। भाई जीएस में अगर 100 में 100 कर भी दोगे, वैसे तो होता नहीं है, 50-55 कट ऑफ जाते हैं। तो फिर सीसेट में क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला, आंदोलन चला, खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। 2015 में देखिए सीसेट को क्या किया गया, जब आंदोलन हुआ तो मैं एक एग्जांपल इसीलिए मैंने आपको दिया कि दोनों पेपर के नंबर को जोड़ दिया गया। अब पता चला कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो है, हेलो चलिए, पता चला इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट है और उसके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं सेकेंड पेपर में। सेकेंड पेपर में मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, फर्स्ट पेपर में मार्क्स कम है, तो पता चलता था कि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता था, प्रीलिम्स पास करता था, मेंस दे देता था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन होता चला गया। इसके लिए जन आंदोलन हुआ, स्टूडेंट ने आंदोलन किया, और उसके बाद 2015 यानी कि 2015 में अगर आप देखें तो सीसेट मूवमेंट के बाद कहा गया कि अब ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि 33% मार्क्स आपको लेके आने हैं। 200 मार्क्स में 33% लाने हैं, ताकि जो नॉर्मल स्टूडेंट हो उसको भी हक मिले। ऐसा नहीं कि सब इंजीनियरिंग कॉलेज वाले चले जाएं, एसएससी वाले चले जाएं, बैंक वाले चले, ऐसा नहीं। क्लियर है? तो 2015 में देखिए सीसेट बीकेम क्वालिफाइंग पेपर 33% मार्क्स ऑफ, यानी कि टोटल जो है 15 में जो है 66 मार्क्स लाना थे, क्वालिफाई करने का काम किया गया। 18 में देखेंगे अगर आप तो सडन चेंज इन द पेपर एंड 13 क्वेश्चन ऑफ डीआई वेयर आस्क्ड उस साल पूछा गया। 2020 में अगर आप देखें तो चेंजिंग ये हुआ
कि इंट्रोड्यूस डाटा सफिशिएंसी एंड इंक्रीज मैथ क्वेश्चन, जो मैं आपको दिखाया था कि 43 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ से पूछे गए थे 2020 के सीसेट के एग्जामिनेशन में। 2022 में क्या हुआ, न्यू पैटर्न क्वेश्चन इंट्रोड्यूस बहुत सारे किए गए। 23 का कहा गया कि टफेस्ट सीसेट क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2023 का पेपर को कहा गया कि सबसे टफेस्ट पेपर है सीसेट का। 2024 की बात अगर हम करें तो मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन कहा गया 2024 के सीसेट के पेपर को। लेकिन 2025 की बात अगर हम करें तो ये कहा गया है कि मोस्ट लेंथी एंड डिफिकल्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चन, ये बात कहा गया है। तो एक चीज आपको जानना जरूरी है कि सीसेट में चेंजिंग या मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या डेटा सफिशिएंसी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या कॉम्प्रिहेंशन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, मान लीजिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं आप, या ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, या कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, या कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हैं, या एवरेज पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका रिपीटिशन जरूरी है। मतलब उससे लगातार प्रश्नों की क्या करें, सॉल्व करें। इसे हल्के में मत ले कि नहीं पेपर जब आएगा तब हम पेपर सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। क्लियर है सबको? तो जो चेंजिंग हुई, जो मैंने कहा, तो 2025 के पेपर को कहा गया कि मोस्ट लेंथी एंड डिफिकल्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, और 24 को कहा गया मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन का पेपर है। मैं बार बार कहता हूं स्टूडेंट से, आप क्यों परेशान होते हो? आप मैथ और रीजनिंग में फोकस करो ना। मैथ और रीजनिंग तो अपने आप में एक साम्राज्य है, सिर्फ आपको 33% मार्क्स से तो लेके आने हैं, इसलिए परेशान पैनिक नहीं होना है। आगे अगर हम बात करें, करना क्या है, देखिए सीसेट में कहा गया है कि सेल्फ स्टडी अपर्याप्त है। सेल्फ स्टडी नहीं, सेल्फ स्टडी क्यों नहीं? सेल्फ स्टडी इनसफिशिएंट इन सीसेट, क्योंकि सेल्फ स्टडी का मतलब यह है, पहले ये तो जान लो कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, लगातार प्रैक्टिस किस प्रकार हमको करना है। दूसरा, जीएस की तुलना में सीसेट में नियमित प्रैक्टिस अनिवार्य है। आप जीएस पढ़ते हो, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप पॉलिटी पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, एनवायरमेंट पढ़ते हो, साइंस टेक पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, तो वहां तो चलो पढ़ते हो और एक बार समझ में आ गया कि लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, राज्यपाल क्या होते हैं। लेकिन सीसेट में क्या है? प्रैक्टिस, नियमित प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। यही तो कहा गया है कि रेगुलर प्रैक्टिस इज इसेंशियल इन द सीसेट कंपेयर टू द जीएस। ठीक है, यानी कि जीएस की तुलना में सीसेट की नियमित प्रैक्टिस अनिवार्य है। लगातार पेपर सॉल्व करिए, जितना ज्यादा पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल ये रहेगा। तीसरा कहा गया कि जीएस में फैक्ट और डाटा का केवल दोहराओ, किंतु सीसेट में ट्रिक्स और फॉर्मूला का क्या होता है, एप्लीकेशन अनिवार्य होता है। जिस प्रकार जीएस में फैक्ट पढ़ते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1857 का महाविद्रोह में लखनऊ में किसने लीड किया, वो तो फैक्ट पढ़ते हैं ना। चंपारण कहां पर, अहमदाबाद, खेड़ा, सब पढ़ते हैं, फैक्ट है कि भाई चंपारण 1917 में हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, एचआरए की स्थापना कब हुई, काकोरी कांड कब हुआ, ये तो फैक्ट है ना। लेकिन यहां फैक्ट नहीं, यहां पर यह कह रहा है इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, यानी कि जीएस रिक्वायर्ड ओनली रिपीटिशन ऑफ फैक्ट एंड डेटा, बट सीसेट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिक एंड फॉर्मूला। क्योंकि ये क्या करता है, आपसे एप्लीकेशन की बात करता है, आपसे ट्रिक और फॉर्मूला की बात इसमें करता है। यहां पर कोई फैक्चुअल डेटा नहीं याद करना है। अगर आपको एप्लीकेशन पता हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, या ब्लड रिलेशन में EJOR-TY का क्या मतलब होते हैं, तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। बाजार में सीसेट का कंटेंट और मॉक टेस्ट परीक्षा स्तरीय नहीं है। सीसेट कंटेंट एंड मॉक टेस्ट आर नॉट एग्जाम लेवल इन द मार्केट, क्योंकि ये आपके किस पे निर्भर करता है, ये आपके पेपर सॉल्विंग पे निर्भर करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्लासी की लड़ाई पूरे सब लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर तो क्वेश्चन आपसे दे दिया जाता है और आपसे सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है कि आप अपने फॉर्मूला और आप अपने अनुभव के आधार पर, आप अपने ट्रिक के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप दिखाइए। और देखिए,
जीएस की तुलना में मैथ और रीजनिंग में नए प्रश्न बनाने की व्यापक संभावना। जाहिर सी बात है, जीएस में अधिक से अधिक 1857 में क्या बनाएगा, 1857 के रिवॉल्ट में क्या बनाएगा, चर्बी वाला कारतूस बनाएगा, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक समस्याएं बताएगा, यही तो बनाएगा क्वेश्चन। लेकिन सीसेट में तो कुछ भी बना सकता है। मैथ एंड रीजनिंग ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ न्यू क्वेश्चन क्रिएशन अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू द जीएस। एक से एक धापर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगला ये कह रहा है कि जीएस में मेमोरी गेम परंतु सीसेट में हाई लेवल इंटेलिजेंस आवश्यक होता है। जीएस में जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन होते हैं और आपने अगर पढ़ा है तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा उस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सीसेट में ऐसा नहीं है, कोई एलिमिनेशन मेथड नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको ट्रिकी फॉर्मूला और अपने इंटेलिजेंस के आधार पर जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा कोई तुक्का नहीं चलने वाला है। यहां पर सिर्फ क्या चलता है, तो यहां पर सिर्फ चलता है आपने कितनी पढ़ाई की है और किस प्रकार आप प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये 2 बातें याद रखिएगा। जीएस ऑफर मेमोरी गेम्स बट सीसेट रिक्वायर्स हाई लेवल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है जीएस में और सीसेट में। अब आपको मैंने दोनों चीजों में कंपेयर करने को बताया कि भाई जीएस में क्या होता है, जस्ट वेट, सीसेट में क्या होता है, ये सारी चीजों पे हमने परिचर्चा आप सभी से किया। तो आपका काम यह है कि सीसेट के पेपर में जो बच्चे या जो भी स्टूडेंट को लगता है कि हमारा मैथ्स कमजोर है, हमारा रीजनिंग कमजोर है, तो उनको क्या करना है, उनको यह करना है कि आप 12th के नीचे यानी कि 10th लेवल तक की जितनी भी अरिथमेटिक की किताबें हैं, आपने बचपन से परसेंटेज पढ़ा है। मान लीजिए मैं कहूं कि 100 रुपए के सामान कोई भी 100 रुपए का सामान है और इस पे जो है 10% की वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट होता है, तो कितना हो गया। तो क्या आप नहीं बता सकते कि 110 रुपए हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा है। मैं उन स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं ये बात जिनका मैथ्स कमजोर है, कुछ नहीं करना है। आप परसेंटेज टॉपिक पढ़िए और अपने छोटे भाइयों को मैथ पढ़ाने का प्रयास कीजिए। 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को मैथ पढ़ाइए, उनको पढ़ाते पढ़ाते आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आपको लग रहा होगा सर हम कह रहे हैं कि सर टीचर बन जाओ, टीचर नहीं बनने के लिए मैं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उनको आप प्रैक्टिस कराइए ना। आप मानिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं और अपने छोटे भाई बहनों को आप 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रयास करिए उनको पढ़ाने समझाने का, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ये काम आपको करना है। रीजनिंग में भी वही है भाई, चाचा के ताऊ के लड़के मेरे क्या लगेंगे, ये सब जानते हैं भाई, ब्लड रिलेशन तो सब जानते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में भी आपको करना, डरना नहीं है। हिंदी मीडियम में बच्चे डर जाते हैं कि सीसेट के नाम पे डरना नहीं है। यहां पर कोई ट्रिक नहीं काम आएगा, यहां पर आपका अनुभव काम आएगा। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, यही तो इसका मतलब है कि आप बताइए कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आपको जाननी है, अच्छे से तैयारी करना है और दूसरों से डिफरेंट इसीलिए हो सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें जो चीजें हैं कि कैसे चीजों को जो है हम और अच्छा कर सके, प्रयास हमारा क्या हो। तो मैं यही कहूंगा लास्ट में कि मैथमेटिक्स को और रीजनिंग को दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। जितना ज्यादा कोई भी टॉपिक पढ़िए, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी प्रश्न हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूं ए मतलब पहला अक्षर ए है और लास्ट का मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि पहला अक्षर मान लीजिए ए है, सपोज दैट लास्ट अक्षर जेड है, तो ये सब याद रखिए। ए जेड मतलब आजाद होता है, बी वाई का मतलब बॉय होता है, सी यक्स मतलब क्रक्स होता है। ये सब पढ़ा होगा, ये सब पढ़ाएंगे सर आपके रीजनिंग में पढ़ेंगे तो पढ़ाया जाता है। तो रीजनिंग में भी अपने छोटे भाइयों बहनों को आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व कराइए ना, आपका देखिएगा उनको पढ़ाते पढ़ाते आपकी तैयारी ही अच्छी हो जाएगी। तो प्रयास कीजिए। मेरा मेन उद्देश्य यही था कि सीसेट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन आप सभी को देना। और मैंने सभी कहा कि जितने भी प्रश्न है, जितने भी ईयर में आपके प्रश्न देखिए पूछे गए, वो सारा डिटेल मैंने आप सभी को आपके सामने परोस दिया है। आपका काम है कि बस इन चीजों को अच्छे से देखिए और उसके हिसाब से लग जाइए। मैथ से ज्यादा प्रश्न पूछे गए तो मैथ पे ज्यादा फोकस कीजिए। एवरेज लेवल के कितने प्रश्न पूछे गए हैं और टिपिकल कितने प्रश्न पूछे गए, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया।
तो अगर आप सोचिए 2026 यानी कि 2026 का प्रीलिम्स का पेपर आप देंगे, अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं आता है तो सीखने के लिए यहां पर आए हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि तब तक आप हार मत मानिए जब तक आप जो है प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करिए ना, हार क्यों मानेंगे किसी चीज के लिए? अरे नहीं आता तो सीखेंगे हम, सीखने के लिए तो सभी लोग आए हैं ना। तो आप इसको देखिए और मैथ्स और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आप फार्मूला के आधार पर, ट्रिक के आधार पर, जो भी एप्लीकेशन उस पर लग रहा है, उस फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है उसके आधार पर आप अगर इन चीजों में, चूंकि अगर आप देखेंगे कि भाई चंपारण का वो 1917 में, तो वहां तो टिक लगा देते हैं, लेकिन यहां पर जब तक आपका फाइनल आंसर आएगा तो सही रहेगा, ये मान के चला जाता है कि आपने अगर उसको सॉल्व किया है और 57 है, अगर आपके 4 ऑप्शन में 57 दिख गया, ये माना जाता है कि बिल्कुल सही तरीका है। तो सीसेट में डरना नहीं है, लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स को देख ही सकते हैं, रीजनिंग आराम से देखिए, और कुल मिला के जो है 33% मार्क्स लाने हैं और सीसेट को क्वालिफाई करना है। तो आज हम इसी पे परिचर्चा किए हैं। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो सीसेट का डर है वो डर खत्म हो सके। और मैथ और रीजनिंग को पास करने का एक ही तरीका है, अपने छोटे भाई बहनों को जो है बैठाकर उनको पढ़ाइए, परसेंटेज पढ़ाइए, किसी भी माध्यम से पढ़ाइए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, किसी भी एग्जांपल के माध्यम से अगर मैं कहूं आप सभी को, किसी भी एग्जांपल का, जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि मान लीजिए किसी के पास एक व्यक्ति है, इसके पास 100 रुपए, बी व्यक्ति है, इसके पास जो है 200 रुपए है, ठीक है। तो आज ए और बी का डिफरेंस कितना है? 100 रुपीज का डिफरेंस है। लेकिन अगर मान लीजिए एक में 10% बढ़ गया, इसकी कमाई पे 10% बढ़ता है, तो कितना हो जाएगा? ये 110 रुपए हो जाएंगे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। और बी में मान लीजिए 10% बढ़ता है, तो कितना हो जाएगा? बी कितना था? 200 रुपए, तो इतना कितना हो जाएगा? 220 रुपए। तो जो डिफरेंस आप यहां पर एक साल पहले 100 रुपीज का देखते थे, वो डिफरेंस यहां पर देखेंगे 110 का डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। समझ में आया सभी को? तो गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है, और गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। ये जब पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, लेकिन सीसेट के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका 100 रुपए की आमदनी आज की है, बी व्यक्ति कोई है, उसे 200 रुपए की आमदनी है। तो आज दोनों में अंतर सिर्फ 100 रुपए का है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर ए में मान लीजिए 10% का इंक्रीमेंट होता है, तो 100 रुपया 110 रुपए में हो जाएगा। बी में 10% का इंक्रीमेंट होता है तो 220 रुपया हो जाएगा। तो जो यहां पर डिफरेंस ए माइनस बी का 100 रुपया था, आज ये डिफरेंस बढ़कर 110 रुपया हो गया। इसीलिए मैंने कहा ना कि गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है, और गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। बात समझ में आया? तो जब आप मेंस लिखेंगे तो ये चीजें भी आपने जीएस के मेंस में लिखेंगे। तो आज सीसेट का था और बताने का पूरा प्रयास किया। कल हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए अप्रोचेज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।